हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर ऑफ पावर। इसका ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसका चैप्टर का नाम था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर थे। तो उसमें जो ओल्ड सिलेबस के कुछ कंटेंट हमारे बचे हुए हैं, कुछ नई चीज़ों को भी ऐड किए गए। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो आज हम जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारे देशों ने मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाए थे, हम उसकी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले यूरोपियन यूनियन, आसियान और सार्क, इन तीनों के बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। हमें पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 2 ग्रुप के बीच में बेसिकली लड़ा गया था। एक ग्रुप में अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन थे। दूसरे ग्रुप में जर्मनी, जापान और इटली थे। तो इसमें जर्मनी, जापान और इटली थे, इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। जिसमें आपको पता भी होगा कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए जापान के 2 बड़े शहर तबाह कर दिए थे, नागासाकी और हिरोशिमा। और जीत जो हुई अमेरिका और सोवियत यूनियन के ग्रुप की हुई। और इनमें से जो भी देश थे, बाकी देश जीतने के बावजूद उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि युद्ध का फ़ायदा उनको जीतने के बावजूद भी उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। क्योंकि 2 ही सुपर पावर उभर कर सामने आए थे, जो मैंने आपको कोल्ड वॉर एरा में अच्छे से बताया था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका। तो अब आपको पता होगा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वैसे ही कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया। 2 सुपर पावर के बीच में अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए, बहुत सारी कंट्रियों को बनाने के लिए 2 ग्रुप में पूरा देश बन गया। और ग्रुप बाजी जो बेसिकली स्टार्ट हुई वो यूरोप फर्स्ट कॉन्टिनेंट था, जहाँ पर पूरा यूरोप 2 भागों में बट गया था। ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जिसमें जो ईस्टर्न यूरोप थे वो सोवियत यूनियन के ग्रुप में शामिल हो गए थे, और जो वेस्टर्न यूरोप थे वो अमेरिका के साथ जुड़ गए थे। यानी इस तरह से ग्रुप बाजी हो गई थी। और उसके बाद ये चीज़ मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एशिया में ही पहुँचा। लेकिन जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट में डिवीज़न हुआ था वो यूरोप ही ऐसा था। अब हुआ क्या कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ, तो जो वेस्टर्न यूरोप थे वो अमेरिका के साथ एसोसिएट हो गए, अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गए, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे, उनके साथ वो जुड़ने लगे। तो इसीलिए अमेरिका ने देखा कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने क्या कर काफ़ी सारी मदद की, फाइनेंशियल उनको एड्स दिए, बहुत सारी उनकी हेल्प करी। और इन्हीं हेल्प के लिए उन्होंने एक प्लान लागू किया जिसे मार्शल प्लान के नाम से जाना गया। मार्शल प्लान के अंदर बेसिकली कि किस तरह से जो वेस्टर्न यूरोप कंट्री है उनको आपस में फिर से डेवलप किया जाए, उनको आपस में इंटीग्रेट किया जाए। और इसके लिए बहुत सारे उन्होंने काउंसिल्स बनाए, बहुत सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और आपको पता होगा कि 1948 में ही जितने भी वेस्टर्न कंट्री बाहर जो अमेरिका है, उन्होंने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस नाटो बनाए थे, जो भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो 1948 में ही मार्शल प्लान के अंदर उन्होंने एक को बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। कि इसका मेन एम क्या था कि ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेट के लिए जितनी वेस्टर्न कंट्री है वो आपस में इंटीग्रेट हो सके, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन 1948 में मार्शल प्लान के अंदर बनाए गए थे। उसके बाद 1949 में यूरोपियन काउंसिल बनाए गए। ये पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए था। बेसिकली बनाए तो उन्होंने पहले थे इकोनॉमिक कॉपरेट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते इन्होंने पॉलिटिकली रूप ले लिया। तो ये यूरोपियन जो कंट्री थे आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, आपस में इंटीग्रेट करने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ते चले गए। और ऐसे में ये हुआ कि जब 1991 में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, एक ही शक्ति अमेरिका रह गई, तो यूरोप के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगा। और इसीलिए 1992 में यूरोप यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। और इनका जो मेन एम था वो था सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कॉमन, यानी कि उन सभी वो आपस जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे वो एक कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी वो चाहते थे। और ये अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते थे जैसे एक देश हो, जैसे हर एक देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होते, तो चाहते थे यूरोपियन यूनियन आपस में इतने ज़्यादा इंटीग्रेट हो गए थे कि उनको रन करने के लिए एक कॉमन एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूल होना चाहिए। हालांकि उन्होंने उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश भी की थी, बनाने की कोशिश भी की थी कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो बना नहीं पाए।
लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, और उनका जो कॉमन सिक्योरिटी और उनके जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है कॉमन, और यूरोपियन यूनियन का अपना एक क्या बोलते हैं करेंसी है, जिसे यूरो कहती है। तो इस तरह से इन्होंने आपस में सबने भी यूरोपियन मेंबर देश थे, उन्होंने आपस में इसको इंटीग्रेट किया और धीरे धीरे अपने आप को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे देश को, यूरोप कंट्री को उसमें इंटीग्रेट करना चाहते थे। स्पेशली जब जो लोग जो सोवियत ब्लॉक के मेंबर थे, लेकिन इतना आसान नहीं था उनको आपस में जोड़ना। और धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन काफ़ी इन्फ्लुएंसिव ऑर्गेनाइजेशन देखते ही देखते बन गए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मिलिट्री हो। तो विश्व में उन्होंने अपनी जो प्रभावशालिता है, अपने उन्होंने जो महत्व है, धीरे धीरे उनका बढ़ता जा रहा था। तो आखिर क्यों वो इतनी तेज़ी से ग्रो किए, क्यों उन्होंने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप हुए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंसेस की, क्यों वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा डेवलप हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे विश्व की जो इकॉनमी के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट जो इनका शेयर है, यानी कि अगर हम बात करें कि अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी जो इकॉनमी है वो ईयू की है, यानी कि यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी है। अप्रॉक्स क्या बोलते हैं 18 ट्रिलियन डॉलर। ये मैंने करंट फिगर के हिसाब से बता रही हूँ, आपकी बुक में कम दे रखा होगा क्योंकि 2005 के फिगर है, ये बिल्कुल मैं रिसेंट 2020 के फिगर के हिसाब से आपको बता रही हूँ। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो मोर देन अमेरिका से भी ज़्यादा इनका वर्ल्ड ट्रेड में कॉन्ट्रीब्यूशन है। तीसरा, अगर हम बात करें इनकी जो करेंसी है वो इतनी हाईली मतलब इन्फ्लुएंसिव है, इतना ज़्यादा डोमिनेटेड है कि कहते हैं कि यूएस को भी टक्कर देने की हिम्मत रख सकता है। तो ये 3 रीज़न है कि उनकी इकॉनमी इतनी वास्ट है, उनका जो वर्ल्ड ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी हाई है, उनकी जो करेंसी है यूरो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए देखते देखते इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस वो बन गए। अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो आपको पता होगा कि इसके जो 2 मेंबर हैं, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस, सिक्योरिटी काउंसिल के, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों ही परमानेंट मेंबर हैं। और इतने देशों में केवल 5 ही परमानेंट मेंबर हैं जो किसी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो ब्रिटेन है अब वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। इसने अलग होने के 2017 में ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन जो फॉर्मली है 2020 के अंदर वो पूरी तरह से अलग हो चुका है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है। तो ध्यान रखना कि इसमें अब जो है केवल सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर जो फ्रांस है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और बाकी बहुत सारे जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, जो रोटेशन में चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर, इसीलिए भी यूरोपियन यूनियन एक स्ट्रांग मतलब पॉलिटिकली कहा जाता है। दूसरा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो अमेरिका है अपनी बातों को मनाने के लिए वो आर्मी का यूज़ करता है, वेपन्स का यूज़ करता है और डराने धमकाने का यूज़ करता है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है अपनी बात को मनवाने के लिए बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से डिप्लोमेसी का यूज़ करते हैं, इन जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का यूज़ करते हैं कि किस तरह से किसको इन्फ्लुएंस किया जाए, प्रभाव किया जाए, किस तरह से उनको मतलब अलग करना है या अपने साथ इंटीग्रेट करना है। तो आर्म का या फिर न्यूक्लियर वेपन का इस तरह का यूज़ ना करते, तो इसीलिए भी उनकी जो डिप्लोमेसी है बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम मिलिट्री इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट मिलिट्री इनके पास है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूरोप यूनियन कोई एक देश नहीं, ग्रुप ऑफ बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री उनको मिला के बात कर रहे हो। वहाँ पे अमेरिका एक है सबसे बेस्ट, जो अगर आर्मी है तो वो अकेले अमेरिका की है, लेकिन सेकंड बेस्ट लार्जेस्ट हम बात करें तो पूरे यूरोपियन यूनियन की आती है। इस तरह से मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो भी अमेरिका सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है अपनी आर्मी पे, और सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंडिंग की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ही करता है। इसके अलावा जो भी इनके मेंबर है, जो फ्रांस है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पावरफुल कंट्री है, तो इसीलिए भी इसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हमने यूरोपियन यूनियन की बात की, किस तरह से 1992 में यूरोपियन यूनियन बना, उसके बाद आपस में देशों को इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत सारे काउंसिल्स बने, और ये पॉलिटिकली, मिलिट्री और इकोनॉमिकली कैसे देखते देखते ये इन्फ्लुएंसिव ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करें
और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ अपने डेवलपमेंट करे, अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए। इसी को देखते हुए 1967 में आसियान बना था। आसियान का आपको पता होगा कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मेंबर आते हैं उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। स्टार्ट जो किया था वो 5 देशों ने मिलकर किया था। इसमें जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारे इसके 5 मेंबर देश थे। और बेसिकली इनका जो एम था, आसियान का जो एम था वो भी यही एम था कि किस तरह से अपनी जो मेन एम था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। अपने देश को जो भी इतने मेंबर आते हैं वो किस तरह से आपस में मिलकर अपनी इकॉनमी को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे, और साथ ही साथ इस रीजन के अंदर जो पीस है, शांति, स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन किया जाए। और ये भी मतलब एक तरह से जैसे यूरोपियन यूनियन की तरह वो भी एक प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते थे। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ईयू के जो मेंबर थे काफ़ी डेवलप नेशन इसके अंदर आते थे, लेकिन इसमें इतने बड़े देश, डेवलप देश आते नहीं थे, इसीलिए वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन इनके जो मेंबर कंट्री है वो काफ़ी ग्रो करने वाले मेंबर देश है, तेज़ी से वो अपना इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने 2003 के अंदर बहुत सारे उन्होंने कमेटी बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसके अंदर आसियान सिक्योरिटी कमेटी बनाए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक कमेटी बनाए और सोशल कल्चर कमेटी बनाए। और इन तीनों के अपने अलग अलग एम थे ताकि जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है उन सबको एक साथ किस तरह से जोड़ा जाए, इंटीग्रेट किया जाए, उनको डेवलप किया जाए और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली उन्होंने बनाया, तो उसका जो एम था इनके लिए वो ये था कि आपको पता होगा जो भी नेबरिंग कंट्री होते हैं उनके बीच में बॉर्डर को लेकर के बार डिस्प्यूट होना बहुत जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में ऐसे जो मनमुटाव है, टकराव है, देखने को मिलता है। तो इसीलिए उन्होंने 2003 में एक एग्रीमेंट साइन किया कि अगर किसी भी कंट्री के बीच में किसी भी तरह के कोई मनमुटाव होंगे, कोई डिस्प्यूट होंगे, कोई कन्फ्लिक्ट होंगे, तो पहली बात वो किसी तरह कोई आर्म का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि वो लड़ाई का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि म्यूचुअल बातचीत करेंगे जिसमें कॉपरेशन होगा। नॉन इंटरफेरेंस, किसी की कंट्री में वो अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरे देश की जो सॉवरेनिटी है उसको वो मेंटेन करेंगे, शांति का ध्यान रखेंगे और जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे वो आपस में बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और वॉर जो किसी भी कीमत पर वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोई भी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो युद्ध नहीं होता। इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि ये लोग बेसिकली काफ़ी मतलब डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते थे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहते थे, अपने देश को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते थे। और ऐसे में अगर छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते रह गए तो जो सारा रिसोर्सेज है, सारा जो कंसंट्रेशन है वो उन्हीं चीज़ों पे चला जाएगा और जो मेन एम है वो उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट किए अपने मेंबर कंट्री के साथ। उसके बाद दूसरा जो उनका था, इकोनॉमिक काउंसिल बनाया उन्होंने। ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए किए थे उन्होंने। हालांकि अगर हम बात करें तो पूरा जो भी आसियान कंट्री है उनकी जो इकॉनमी है वो जापान, ईयू और यूएस से बहुत छोटी है, लेकिन वो काफ़ी अभी जो मेंबर्स है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने आपस में, ताकि वो ठीक से ट्रेड कर सके, उन्होंने डिसाइड किया फ्री ट्रेड एरिया बने कि आपस में बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो आपस में, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, लेबर हो, वो आपस में एक दूसरे देशों से वो इंटीग्रेट कर सके। इसीलिए उन्होंने फ्री ट्रेड एरिया का मान किया और इसका बेनिफिट सभी जो मेंबर कंट्री है उसको वो मिल सके। धीरे धीरे ये भी अपने जो मतलब इम्पैक्ट है देशों में बढ़ा रहे हैं और अपने जो प्रभाव है देशों में दिख रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। अगर हम बात करें करंटली तो जो इंडिया है, जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम में भी इन्होंने इतने ज़्यादा इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन अब इंडिया ने अपनी पॉलिसी में चेंज किए और इसके 2 मेंबर देश है, थाईलैंड और मलेशिया, इनके साथ, सॉरी थाईलैंड और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, सॉरी मैंने गलती से आपको मलेशिया बोल दिया था, तो इसमें थाईलैंड और जो सिंगापुर है उनके साथ अभी वो जो फ्री ट्रेड एरिया जोन है उनके साथ उन्होंने अभी ट्रेडिंग पार्टनरशिप की है। और
जो भी एशिया के अंदर जो मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंसिव कंट्री आते हैं जिसमें इंडिया और चाइना का नाम आता है, तो इन दोनों कंट्री के साथ इनका जो ट्रेड पार्टनरशिप है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपनी को डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने आसियान को भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ईयू की तरह इतने इन्फ्लुएंसिव, इतने ज़्यादा डेवलप तो नहीं बन पाए क्योंकि उसके मेंबर जो थे वो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप कंट्री के मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में अपना जो प्रभाव है वो धीरे धीरे उन्होंने इंक्रीज ही किया। इसको देखते हुए जितने भी साउथ एशियन कंट्री थी, ठीक है, तो इसमें था ना कि सार्क जिसे हम कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये साउथ, उसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थे, इसमें साउथ एशियन कंट्री थी। उन्होंने भी डिसाइड किया क्यों ना कि हम भी इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे के जो सॉवरेनिटी उसको मेंटेन करेंगे और आपस में मिलकर अपनी डेवलपमेंट करेंगे, अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे। और इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने सार्क को इस्टेब्लिश किया था सन 1985 में। हालांकि इसके जो मेंबर थे तो केवल 7 स्टार्ट हुए थे, बाद में 2005 में अफ़गानिस्तान भी इनके मेंबर बन गए थे। आपके लिए जानना जरूरी है कि वो 7 फाउंडर कंट्री कौन कौन से थे। तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर से मैं बताती हूँ ताकि आपको हो जाए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये 7 इसके फाउंडर कंट्री थे। बाद में 2005 में अफ़गानिस्तान भी जुड़ गया था और टोटल 8 मेंबर्स के हो गए हैं। लेकिन अब साउथ एशियन मेंबर की प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग उतनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाए जितना कि आसियान और ईयू बन पाए। क्यों? क्योंकि इन सभी देशों में पॉलिटिकल डिफरेंस था, यानी कहीं पे डेमोक्रेसी चल रही थी, कहीं पे डिक्टेटरशिप था, कहीं पे मिलिट्री रूल कर रही थी। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंस के कारण ये लोग आपस में इतनी ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाए, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाए। इनके बीच में जो ट्रस्ट है वो सबसे बड़ा इशू था, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे ये। तो इसी कारण से ये हालांकि इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इसके थ्रू क्यों ना वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करे और अपने आप को डेवलप करे और जो भी उनका कॉन्फिडेंस है देशों के बीच में वो बिल्डअप। तो इसीलिए 2004 में एक साफ्टा एग्रीमेंट साइन किया गया। हालांकि इसको जो प्रैक्टिकली जो लाया गया वो 2006 के अंदर, जनवरी 2006 में वो इम्प्लीमेंट हुआ और डिसाइड किया गया कि 2007 होते होते जो 20% तक जो टैरिफ है उसमें कमी आएगी। लेकिन इस पॉलिसी से जो दूसरे मेंबर थे, मतलब भारत को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें जितने भी देश थे सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली या पॉपुलेशन वाइज सबसे जो बड़ा देश था वो भारत था। इसीलिए बाकी जो दूसरे देश थे उनमें एक तरह से खतरा होने लगा ये जो साफ्टा है वो दूसरे देशों में जो इंडिया का इन्वेड हो जाएगा। इस तरह से वो दूसरे देश में कमर्शियल वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे या इकोनॉमिकली उनके देश में जब जाएंगे तो वो उनके देशों के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और इसीलिए वो शक की नज़रों से हमेशा भारत को देखने लगे। जबकि भारत का कहना ये था कि इससे सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, म्यूचुअल बेनिफिट्स बढ़ेगी और इस तरह से हम आपस में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि जो ट्रस्ट मेन इशू था कि एक दूसरे को हमेशा सस्पेक्ट की नज़र से देखते थे, शक की नज़र से देखते थे। जब तक आपके बीच में, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो और आपके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, तब तक आप वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो कमी थी वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। तो इसका एक रीज़न भी था, सबसे बड़ी बात, कि इंडिया और पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, वो ना ख़त्म होने वाली समस्या सभी देशों को लगती है और हमेशा थोड़े थोड़े टाइम पे इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, कभी टेररिज्म को लेकर, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, कभी किसी और चीज़ को लेकर, इनके बीच में हमेशा टेंशन, तनाव का माहौल रहता है। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए हैं। और हालांकि बहुत बार कोशिश की गई है, बहुत सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, उन लोगों ने इसमें कोशिश किया किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छा किया जाए। इसके लिए बहुत बस रूट चलाए गए, डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान के बीच में समय समय पर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए गए, ट्रेड को इजी किया गया है, वीज़ा अप्लाई को तरीक़ों को इजी बनाया गया है ताकि उनके बीच रिलेशन अच्छा हो, ताकि जो सार्क मेंबर है उनमें
अच्छे रिलेशन बन सके। लेकिन समय समय पर ऐसा हो नहीं पाया। आपके सामने पता है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में हर टाइम कुछ ना कुछ, कभी वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर देता है, कभी वो टेररिज्म इंडिया में भेजता है। इसके कारण हमेशा मतलब उनके रिलेशन में खराब रहे हैं, जो कि सार्क देशों के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का वजह है। हालांकि इसमें साउथ एशियन में जो 2 प्लेयर हैं, जो इसके मेंबर तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं, वो अमेरिका और चाइना। आपको पता होगा जो चाइना है वो हमेशा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और यही रीज़न है कि भारत को ये चीज़ चाइना की पॉलिसी पसंद नहीं आती है। दूसरा जो अमेरिका है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अगर कहे तो पाकिस्तान इस ग्रुप में था, तो पाकिस्तान के साथ उसकी लॉयल्टी ज़्यादा थी। लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद दोनों ही देशों से इसके रिलेशन अच्छे रहे हैं, और बाय द टाइम रिलेशन में और अच्छे हुए हैं। लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, सरकार आई है भारत में, तब से भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो पाकिस्तान को अमेरिका से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए 2014 से। क्योंकि अब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, हमेशा वो टेररिज्म के अगेंस्ट है। उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से टेररिज्म का सहारा लेकर भारत में जो आतंक फैलाने की कोशिश की है, और इस कारण उन्होंने कई बार अपने जो बेनिफिट हैं, अपने जो भी उनकी फाइनेंशियल एड्स हैं, उन सबको उन्होंने रोका है। तो बेसिकली जो साउथ एशियन है उसको म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरे के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। लेकिन ये शुरू से ही एक कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया कहती है कि यहाँ पे हमेशा मुद्दों का, टेंशन का, तनाव का माहौल रहा है। लेकिन इसके बावजूद बाकी के जो इसके मेंबर हैं उनके साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बहुत बार भारत ने दूसरे की हेल्प की है, मदद की है। जैसे को पता होगा नेपाल के साथ तो इतना अच्छा रिलेशन है कि हमें नेपाल जाने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि बांग्लादेश जो बना है वो भारत की ही मदद से बना है। श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे संबंध है, भूटान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मालदीव के साथ बहुत अच्छे संबंध है। अगर हम पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो इंडिया के बाकी जो भी नेबरिंग कंट्री है, जो भी सार्क मेंबर देश है, उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। एनुअल मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर इंडिया पाकिस्तान को किस तरह से कन्फ्लिक्ट को और कम किया जाए, एक दूसरे को पे ट्रस्ट किया जाए, इस तरह का लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो 3 हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें EU सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंसिव ऑर्गेनाइजेशन था, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो या मिलिट्री हो। उसके बाद हमने आसियान के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने सार्क देशों के बारे में पढ़ा। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक एरिया के अंदर जितने भी कंट्री मेंबर आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। तो यहाँ पे मैं अभी टॉपिक ख़त्म करती हूँ। बाकी जो इस चैप्टर में हमारे हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में, जैसे इंडिया, इजराइल, उनके बारे में हम न्यू चैप्टर में न्यू टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।